नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में चुनावी खेल धीरे धीरे तीखा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बनाए गठबंधन महायुति में ऊपर से सब कुछ ठीक लगते हुए भी अंदर खाने जबरदस्त हलचल है। तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में ऊपर की तेज हलचल के भीतर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी अपने तालमेल से काफी हद तक शांति बनाए रखने में जुटे हुए हैं। तीनों दल की फिलहाल 85 सीटों पर लड़ने का ऐलान इसी शांति से बनाए रखने की कोशिश का एक हिस्सा है। अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि बाकी 33 सीटों पर फैसला इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी से भी चर्चा के बाद जल्द कर लिया जाएगा। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा हैं और महाविकास अघाड़ी के असल ड्राइवर भी। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। इन तीनों के सामने सीट शेयरिंग से भी बड़ा मुद्दा है जिताऊ कैंडिडेट्स उतारना, क्योंकि महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स मौजूदा सरकार के खिलाफ दिख रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के हक में नजर आते हैं। जनता के नजरिए से इस विषय पर मैं आपसे कल बात करूंगा। अभी तो बात महाविकास अघाड़ी के सामने उस नाजुक दौर की बात करते हैं, उस खतरनाक मोड़ की बात करते हैं जहां फिसलने का सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन उस मोड़ को पार करते ही क्या है, सामने जीत है। यह खतरनाक मोड़, यह नाजुक दौर सीट बंटवारा नहीं है दोस्तों, उससे आगे का दौर है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी को निभानी है। तीनों सहयोगी दलों में जो दोस्त सरीखे नेता हैं, उनके बयान जाने अनजाने इस तालमेल को नुकसान ना पहुंचाए। विपक्षी महायुति के हाथ में अपनी कोई कमजोर कड़ी ना थमाए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन बातों पर, ऐसे करीबी दोस्तों पर, ऐसे नेताओं पर राजनीति के दिग्गज शरद पवार भी, उनको भी नजर रखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को भी और राहुल गांधी को तो खास तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी अपने कुछ ऐसे ही करीबी, भरोसेमंद और शुभचिंतक नेताओं की बदौलत हरियाणा में एक जीती हुई बाजी हार चुके हैं। क्योंकि ऐसे नेताओं का सबसे बड़ा जमघट तो कांग्रेस में ही है। कांग्रेस सिर्फ हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अपने नेताओं की वजह से ही हार चुकी है। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। अपने कई पूर्व सीएम और कद्दावर नेताओं को कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उतारा है, जो वहां चुनाव प्रचार और क्राइसिस मैनेजमेंट देखेंगे। सबकी अलग अलग भूमिकाएं भी तय कर दी गई हैं। यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे, महासचिव मुकुल वासनिक, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, ऐसे ही कई नाम आप गिनते जाइए। लेकिन कांग्रेस की परेशानी हर फ्रंट पर नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस की असल परेशानी क्या है? फैक्टर है, जिसे प्रोफेशनल लाइफ में माताजी फैक्टर कहते हैं। माता यानी MATA। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेरा आदमी तेरा आदमी। यानी किसी का चुनाव इस आधार पर करना कि वो अपने गुट का समर्थक है, चाहे वो पूरी तरह योग्य ना भी हो, और किसी को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर देना कि वो अपने विरोधी गुट का समर्थक है, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। ये माताजी फैक्टर राजनीति में बहुत ज्यादा देखा जाता है और एक ऐसा ये सिंड्रोम है जो कांग्रेस में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। हरियाणा के लेटेस्ट हार में इसका एक बड़ा सबूत है। हरियाणा के नतीजों से पहले हर कोई कांग्रेस सरकार बनने की गारंटी दे रहा था। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने भी और सारे एग्जिट पोल एक तरफ से कांग्रेस की ही सरकार बनवा रहे थे हरियाणा में। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस की हार की वजह भी सामने आने लगी। सबसे ज्यादा आरोप इसी बात के लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी माताजी फैक्टर के चलते कई उम्मीदवारों के टिकट काटे जो बागी हो गए
और कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए गए जो हार गए। बागियों ने कम से कम 13 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। 1-2 सीट नहीं, 13 सीट ऐसे हैं जहां बागियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में हरियाणा के दूसरी कद्दावर नेता और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हुड्डा से अदावत में जो नाराजगी खुलेआम दिखाई, उसका भी निगेटिव असर हुआ। शैलजा पर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी रहते हुए उस वक्त के सीएम बघेल के विरोधी गुट सिंहदेव के साथ कांग्रेस को हराने के आरोप भी लग चुके हैं। अब मौजूदा महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने जिन नेताओं को तैनात किया है, उनमें से ज्यादातर इसी सिंड्रोम से पीड़ित हैं और अपने राज्य की सत्ता गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, इन दोनों के बीच अदावत सभी जानते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच भी पार्टी 2 फाड़ होते होते बची है। मुकुल वासनिक के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। यानी इन सभी नेताओं के आपसी तालमेल पर ही सवालिया निशान खड़े हैं। अब बतौर पर्यवेक्षक इनकी रिपोर्ट क्या इस माताजी फैक्टर से बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भी इस सवाल से जूझ रहे हैं और महाराष्ट्र में पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहते। वैसे महाराष्ट्र के मामले में एक ऐसी बात भी है जो कांग्रेस के लिए अच्छी और बुरी दोनों है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं है। इसका नुकसान है तो फायदा भी है। कम से कम महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा दबाव कांग्रेस पर हावी नहीं होगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कैंडिडेट्स को चुनने तक हर स्तर पर अपनी और केंद्रीय चुनाव समिति की नजर बना रखी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह रखा है कि उम्मीदवार का चुनाव क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता और उसकी जीतने की क्षमता के मुताबिक तय होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस में आए और उसे कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना है। बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और इस बार उसी पर चल रही है। किसी उम्मीदवार का नाम सिर्फ इसीलिए तय नहीं किया जाए कि उसकी सिफारिश किसी सीनियर लीडर ने की है। इसी तरह किसी उम्मीदवार का नाम सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाए कि उसकी अदावत किसी सीनियर लीडर से है या फिर कोई सीनियर लीडर उसे नापसंद करता है। यानी राहुल गांधी ने केंद्रीय समिति से लेकर महाराष्ट्र के लोकल लीडर्स को यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में माताजी फैक्टर से हर कोई दूर रहे। यह बात शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी अपनी अपनी पार्टी में ध्यान रखने की जरूरत है। सीट बंटवारे में जाहिर है कि हर दल के पास कैंडिडेट्स उतारने की गुंजाइश भी सीमित होगी, जबकि बरसों से अपनी अपनी पार्टी का झंडा उठाए राजनीति करने वालों की संख्या और उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ऐसे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी तीनों के सामने गठबंधन की राजनीति का सबसे नाजुक दौर है। गठबंधन की राजनीति का सबसे खतरनाक मोड़ है। इस मोड़ को अगर तीनों पार्टियों ने बिना बड़े नुकसान के पार कर लिया तो फिर जीत की राह साफ दिखाई दे सकती है। उम्मीदवारों के चुनाव और अपने पसंदीदा नेता को टिकट दिलाने का ही पहला कदम होता है। सीट बंटवारे की खींचतान। महाविकास अघाड़ी के नेता संजय राउत का विदर्भ को लेकर पेच फंसाने की कोशिश करना भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, जबकि विदर्भ की स्थिति कम से कम महाविकास अघाड़ी में तो क्लियर ही होनी चाहिए। विदर्भ में उद्धव ठाकरे के शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का बहुत ज्यादा प्रभाव कभी नहीं रहा है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में विदर्भ का अच्छा खासा असर है। विदर्भ के करीब 62 सीटों में जिस भी पार्टी का कब्जा होता है, जिस भी पार्टी का, सरकार उसी की बनती है। 2019 के चुनाव में विदर्भ में कोई एक पार्टी कब्जा नहीं जमा पाई थी, इसीलिए त्रिशंकु विधानसभा बनी और 3-3 पार्टियों के 2-2 गठबंधन सामने आए। विदर्भ में जून में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस लोकसभा सीटों के लिहाज से इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।
उसके पास कुल 13 सांसद है। विदर्भ से लोकसभा में इस बार बीजेपी को सिर्फ नागपुर और अकोला सीट ही मिल पाई है। नागपुर से तो बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद ही अपने दम पर जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 11 में से 5 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी। 3 तब उसकी सहयोगी पार्टी उद्धव ठाकरे की एकजुट शिवसेना ने जीती थी। मतलब उस दौर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, अलग अलग दो फाड़ नहीं हुआ था। अब शिवसेना उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे के 2 गुटों में अलग अलग पार्टियां हैं और दोनों एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। इस बार विदर्भ की 62 विधानसभा सीटों को देखें तो सबसे आगे 30 सीटों पर कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस से हाफ यानी 15 सीट पर आगे दिख रही है। उद्धव सेना 7 से 8 सीट और शिंदे सेना को 3 से 4 सीटों पर ही बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी को पिछले महीने विदर्भ में तगड़ा झटका भी लगा है। कद्दावर बीजेपी नेता गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये बदलाव भी महाराष्ट्र में बदलाव का बड़ा इशारा करते हैं। गोपाल दास अग्रवाल 2019 में ही कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। वो 2 बार के एमएलसी और 3 बार गोंदिया से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के मजबूत गढ़ वाले विदर्भ में महाविकास अघाड़ी के लिए ड्राइविंग सीट पर कौन है और चुनावी रथ पर सवार कौन कौन है, यानी कैंडिडेट्स कौन कौन है, ये चुनाव बहुत अहम है। क्योंकि विदर्भ बीजेपी के दिग्गज नितिन गडकरी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी क्षेत्र है, जो अभी डिप्टी सीएम है। विदर्भ का नागपुर ही आरएसएस का गढ़ है, जहां संघ मुख्यालय है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं विराजमान रहते हैं। लोकसभा में करारी हार के बाद मोदी और शाह विदर्भ के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आरएसएस भी इस बार फडणवीस को सीएम बनाने के लिए एक्टिव है। ऐसे में सहयोगी दलों के नेताओं को दोस्त बनकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो गठबंधन को कमजोर करे। विदर्भ के साथ ही मुंबई कोंकण की कुछ सीटों पर भी कांग्रेस उद्धव सेना से उलझ रही है। खबर है कि उद्धव सेना की युवा शाखा के वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता और एमएलसी अनिल परब उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये सीट 2019 में सीट बाबा सिद्दीकी के बेटे कौन जीशान सिद्दीकी ने जीती थी, जो अब अजीत पवार गुटवाली एनसीपी में जा चुके हैं। लेकिन सीट चूंकि कांग्रेस की है, इसीलिए कांग्रेस यहां से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। आप जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों ही बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी सलमान खान पर भी गोली चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। कुछ दूसरी सीटों पर उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी में भी टकराव की खबरें हैं। हिंगना सीट पर शरद से तकरार है, तो मराठवाड़ा की गंगापुर और परभणी में जिंतूर सीट पर भी ऐसे ही फंसी हुई है, वो दिखाई दे रही है सीट। बीड की गेवराई सीट पर भी उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी में कुछ खींचतान की खबरें हैं। हालांकि ऐसा पेच ज्यादा सीटों पर नहीं है। सवाल कौन सी सीट किसे मिलती है उससे आगे का है। सीट जिसे भी मिले, तीनों पार्टियां मिलकर उस कैंडिडेट को जिताए। महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को इस नाजुक मोड़ को बेहतर तालमेल के साथ पार करना होगा, वरना जीत की ओर बढ़ते उनके कदम डगमगा भी सकते हैं। बेशक बाद में तीनों नेता किसी को भी कसूरवार ठहरा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम राजनीति की खबरें पूरे विश्लेषण के साथ आप तक लगातार पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारा एक और एआई से संबंधित चैनल है, एआई इंडिया ऑनलाइन। आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एआई से संबंधित तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।